Hello everyone. Today we'll discuss our new topic. The topic name is coherent source and incoherent sources. Today's our first topic is basically relation between phase difference and path difference of a simple harmonic wave. तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा. मान लिया मेरे पास टू लाइट सोर्सेज हैं S1 and S2. Let's suppose we have two simple harmonic light wave source and we'll assume a point P in any region of a space. क्या होगा, एनर्जी यहाँ से भी यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से भी यहाँ पहुँचेगी. तो इस पार्टिकल को किसी जनरल टाइम t पर कितने SHM मिलेंगे? 2 SHM मिलेंगे. तो उनकी इक्वेशन मैं आपको बताना चाहूँगा. पहले मुझे सोर्सेज के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए. वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारी सिंपल हार्मोनिक वेव है फ्रॉम सोर्स S1 एंड फ्रॉम सोर्स S2. तो S1 से जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. एंड फ्रॉम सोर्स S2 द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. अब होगा क्या, किसी भी टी टाइम पर एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी. तो इस पार्टिकल को एक ही टाइम में 2 SHM मिलेंगे. तो उस पार्टिकल के नेट डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होगी, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली रिटन एज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सोर्स S1 एंड फ्रॉम सोर्स S2. एनर्जी इज propagating like that, and also from source S2 energy also coming in form of simple harmonic wave. तो किसी भी टाइम t पर इस पार्टिकल को 2 SHM मिलने वाले हैं. और मैंने आपको बताया था इन द आइडियल कंडीशन, अगर मेरा सोर्स अगर SHM कर रहा है तो जितने भी पार्टिकल आएंगे जहाँ से वो एनर्जी प्रोपगेट करके चलेगी, ईच एंड एवरी पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM. अगर मैं 2 SHM को सुपर इम्पोज करता हूँ तो मेरा रिजल्टेंट भी क्या बनेगा, SHM ही बनेगा बच्चों. ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, y नेट इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या लिखूँ इस पार्टिकल के लिए, मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ. पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM एंड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल इज सिंपली रिटन एज y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 and equation of displacement from source S2 is a2 sin omega t plus kx2. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सिंपल हार्मोनिक वेव में जो सोर्स की जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, वहाँ से मुझे पार्टिकल की इक्वेशन कैसे लिखनी है. तो मैं क्या करूँगा, सोर्स से पार्टिकल जितनी दूरी पे है वो जो डिस्टेंस है, अगर मैं वेव की इक्वेशन में पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स कर दूं तो मेरी वेव की इक्वेशन पार्टिकल के SHM की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. इसका मतलब मैंने x1 और x2 मैंने जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस मेरी x1 है और ये डिस्टेंस मेरी x2 है, तो मैं वेव की इक्वेशन में पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको फिक्स कर दूंगा. तो ये इक्वेशन मेरी किसकी आ गई, ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएंगी बच्चों. तो मेरा पार्टिकल क्या करेगा, दोनों वेव की वजह से उसको SHM ही करना पड़ेगा. अब उसका जो नेट रिजल्टेंट होगा मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ इन द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ SHM के बारे में. लेकिन मुझे आपको बताना है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. तो मैं क्या करूँ, ये जो मेरे ये है सोर्स S1 की वजह से पार्टिकल का जो फेज होगा, और ये मेरा सोर्स S2 से बनेगा. ये मेरी जो सिंपल हार्मोनिक वेव है ना, साइनोसाइडल वेव है, तो पार्टिकल को है ना 2 SHM करने पड़ेंगे बच्चों. ठीक है, ये जो फेज है ये तो है सोर्स S1 की वजह से, और ये मेरा जो पार्टिकल का जो फेज है SHM का वो सोर्स S2 की वजह से है. तो मुझे निकालना है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो अगर मैं 2 - 1 करने वाला हूँ यहाँ पे,
तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, बताओ। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस माइनस दिस अगर करूंगा तो मैं लिखूंगा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या लिखूं, दिस माइनस दिस। तो ओमेगा टी से तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और के को मैंने कॉमन निकाल लिया, x2 माइनस x1। तो यहाँ से ये मेरा जो फेज डिफरेंस आया डेल्टा फाई वो किसके बराबर आया, k इंटू, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये बताओ मुझे, x2 माइनस x1 क्या है, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। किस चीज़ का पाथ डिफरेंस, एनर्जी अलग अलग सोर्सेज से पी पॉइंट पर कौन पहले आ रही है कौन बाद में आ रही है, वो जो पाथ का डिफरेंस है वो ये है। सर ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ पॉइंट पे, कि जो सोर्स S1 S2 है वहाँ से मेरा P पॉइंट वो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे जो P पॉइंट है वो यहाँ से तो x1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है और यहाँ से x2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करूँगा तो मेरे x1 और x2 क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस विच डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको मैं डेल्टा x का नाम दे दूँगा। ठीक है, और के कौन होता है, के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 2π/λ। तो यानी कि डेल्टा फाई किसके बराबर लिखूँ मैं, 2π/λ इंटू में डेल्टा एक्स। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये था मेरा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस जो आपको बताना था। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस चेंज करेगा तो फेज डिफरेंस चेंज करेगा। एक सिंपल बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो टू सिंपल हार्मोनिक लाइट वेव के जो सोर्सेज हैं वहाँ से एनर्जी आएगी सिंपल हार्मोनिकली, यहाँ से भी एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों एनर्जी किसी भी टी टाइम पे क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी। तो जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आई थी मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, वो इक्वेशन ये आएगी, वाई नेट किसके इक्वल आएगा, वो बनेगा ये बनेगा y1 प्लस y2। और इनको जब सोल्व किया था मैंने, वेक्टरली सोल्व किया था, तो वेक्टरली जब मैंने इनको सोल्व किया था तो मेरा जो इक्वेशन बनी थी वो बनेगी प्यारे बच्चों, y नेट की वैल्यू आफ्टर सॉल्यूशन, मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा a नेट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये वैल्यू मेरी आई थी प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और यहाँ पे a नेट की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, मेरा ये है नेट एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू आई थी प्यारे बच्चों a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 कोस ऑफ डेल्टा फाई। ओके, और जो मेरा अल्फा की वैल्यू आई थी, tan अल्फा की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों a2 साइन डेल्टा फाई डिवाइड बाय a1 प्लस a2 कोस डेल्टा फाई। ये डेल्टा फाई कौन है प्यारे बच्चों, ये डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब दो सिंपल हार्मोनिक वेव को सुपर इम्पोज करते हैं तो रिजल्टेंट वेव भी मेरा सिंपल हार्मोनिक ही बनता है। दो साइन वेव को सुपर इम्पोज करवाऊंगा, आफ्टर सुपरपोजिशन जो मेरी रिजल्टेंट वेव आएगी वो भी साइन में ही आएगी। तो ये उसका नेट एम्पलीट्यूड होगा। ये जो पार्टिकल है ना यहाँ पे जो SHM कर रहा है, इसकी वजह से कितना एम्पलीट्यूड है a1, इसकी वजह से कितना है a2, तो नेट कितना बनेगा उसको बोलेंगे a नेट। अब दोनों वेव किस में है, साइन में, तो मेरी नेट वेव भी किस में आएगी, साइन में। ओमेगा टी इसका ये फेज ये है प्लस अल्फा, इनके बीच का जो भी फेज होगा, जो भी इनके बीच का फेज होगा वो एंगल अल्फा आएगा, उसको ऐसे बताया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? वो कैसे बनता है मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। मान लिया, ये मैं हालांकि बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, y1 की वैल्यू मैंने लिख ली अपनी तरफ से, मैं ऐसे एज्यूम करके बता रहा हूँ, और y2 की वैल्यू बन गई a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई। अब बताओ मुझे, ये टू सिंपल हार्मोनिक लाइट वेव है, ठीक है, ये वाली वेव इससे डेल्टा फाई फेज आगे है, तो इसको मैंने वेक्टरली सोल्व किया था। अब ये दोनों के दोनों वेव
किसी भी टी टाइम पर किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज करेंगी तो वहाँ पे जो नेट वेव बनेगी, नेट जो इक्वेशन बनेगी डिस्प्लेसमेंट की, उसकी वैल्यू ये आएगी प्यारे बच्चों। इनको मैंने वेक्टर लेके सोल्व किया था। जिसका फेज कम होता है उसको मैं लेके चलता हूँ हॉरिजॉन्टल वेक्टर, और जो जितने फेज से आगे है वो मेरा वेक्टर। यहाँ पे A1 A2 कौन है? यहाँ पे A1 A2 वैसे तो एम्पलीट्यूड है, लेकिन इनको वेक्टर लेके सोल्व करते हैं हम। ऐसे ऐसे इनको वेक्टर की तरह सोल्व कर लेते हैं। ये मेरा A1 वेक्टर आ गया, ये मेरा A2 वेक्टर आ गया, और ये इनके बीच में कितना एंगल है? डेल्टा फाई। तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों में? ये एंगल मान लो इसने अल्फा बना दिया, तो इसको बोलते हैं ए नेट, और इस ए नेट की वैल्यू ये आएगी प्यारे बच्चों। और जो अल्फा एंगल बनाया रिजल्टेंट ने हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया उसको अल्फा एंगल बोलते हैं, फेज का न्यू एंगल, तो उसकी वैल्यू ये आएगी प्यारे बच्चों। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि देखो मेरा ए नेट किस पे डिपेंड करता है? ए नेट किस पे डिपेंड करता है? फाई पे। फाई किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पे। और ए नेट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ये जो सारा खेल है एनर्जी का, ये सब इंटेंसिटी का खेल होता है प्यारे बच्चों। सारा का सारा खेल किस चीज़ का है? ये इंटेंसिटी का खेल है। कैसे? देखो ध्यान से, ये सारा खेल इंटेंसिटी का होता है बच्चों। बिकॉज इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो बिल्कुल कॉमन सी बात आपको दिखाई दे रही है। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? फेज पे। फेज किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा एक्स पे। और डेल्टा एक्स किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल पे। इफ वी चेंज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द लाइट सोर्सेज, अगर मैं पार्टिकल की लोकेशन को चेंज करूंगा तो डेल्टा एक्स मेरा चेंज हो जाएगा। डेल्टा एक्स चेंज होगा तो इस फार्मूला से मेरा डेल्टा फाई चेंज हो जाएगा। डेल्टा फाई चेंज होगा तो मेरा ए नेट चेंज हो जाएगा, और अगर मेरा ए नेट चेंज होगा तो मेरी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। जिस भी पॉइंट पर लाइट वेव सुपर इम्पोज कर रही है, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ हमें ब्राइटनेस दिखाई देगी, जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहाँ मुझे डार्कनेस दिखाई देगी। अगर मैं साउंड वेव की बात करता हूँ, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ मुझे लाउड साउंड सुनाई देगा, और जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहाँ मुझे डल या लो साउंड सुनाई देगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक वेव के सुपरपोजिशन का खेल है सारा का सारा। मैं कहना चाहूँगा ये खेल है सारा इंटेंसिटी का। ठीक है, तो इंटेंसिटी कैसे कैसे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है मैंने आपको सारा बता दिया प्यारे बच्चों। लेकिन हम यहाँ पे साउंड वेव की तो बात कर नहीं रहे, हम तो यहाँ पे लाइट वेव की बात कर रहे हैं। तो दोबारा फिर सुनो मेरी बात। अगर पार्टिकल की लोकेशन को चेंज करूँगा तो मेरे x1 x2 चेंज होंगे। x1 x2 का डिफरेंस होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो मेरा डेल्टा फाई चेंज करेगा। डेल्टा फाई चेंज होगा तो मेरा एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, और एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के साथ रिलेट करता है इस फार्मूला के द्वारा। तो इंटेंसिटी कब चेंज होगी? जब मैं पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करूंगा। स्पेस का वो रीजन जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ब्राइट, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस का टॉपिक आने वाला है, लेकिन वो चीज़ें कुछ न्यू नहीं है, वो यहीं से निकल के आती हैं सारी की सारी चीज़ें। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ के साथ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ के साथ ताकि आपको फील हो जाए। अब बताओ, जहाँ पे आई मैक्स होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे ब्राइट बनेगा। अगर मैं लाइट वेव की बात कर रहा हूँ तो ब्राइट हमें चमक दिखाई देगी, और अगर जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहाँ मुझे क्या दिखाई देगा? वहाँ मुझे डार्क दिखाई देगा, डार्क। ये सब इंटरफेरेंस में बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? और ये जो फॉर्मूला मैंने ए की फॉर्म में लिखा है ना, एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, इसको मैं इंटेंसिटी की फॉर्म में भी
लिख सकता हूँ। कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो ऐसे आएगा प्यारे बच्चों, आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 कोस ऑफ डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला मेरा इंटेंसिटी के साथ भी डिपेंड करता है। देखो मैंने थोड़ा और आसान कर दिया, इंटेंसिटी भी किस पे डिपेंड करती है? फेज एंगल पे। वही बात फिर होगी, अगर फेज कब चेंज होगा? पाथ डिफरेंस चेंज होगा। पाथ डिफरेंस कब चेंज होगा? जब पार्टिकल की लोकेशन को चेंज करेंगे, पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करेंगे। तो ये देखो, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? ये था किसके लिए? रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। मैं बार बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूँ, सारा खेल किसका है? इंटेंसिटी का। जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ब्राइट, मिनिमम होगी डार्क। अगर मेरे लाइट वेव है तो, अगर साउंड वेव होती तो यहाँ क्या मिलता मुझे? लाउड साउंड। यहाँ क्या मिलता मुझे? डल साउंड, लो साउंड। और वो सारा खेल कैसे डिपेंड करता है? इन फार्मूला के द्वारा मैं आपको बता चुका हूँ। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज। यहीं से बताऊंगा मैं आपको। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अपनी स्क्रीन को पॉज करो अच्छे से और नोट करो पैरामीटर को। अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मेरा सिंपल हार्मोनिक लाइट वेव का सोर्स है, सिंपल हार्मोनिक लाइट वेव का सोर्स है, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये मेरे अनदर सोर्स S2 के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो इस पार्टिकल को 2 SHM मिले। अब बात आती है कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं? दो लाइट वेव के सोर्स हैं, उनको कोहेरेंट कब बोलोगे? जब इन दोनों सोर्स से एनर्जी किसी भी पॉइंट पे पहुँचेगी तो उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तब उस पॉइंट के लिए वो दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स बोले जाएंगे। ऐसा सोर्स, टू और मोर लाइट वेव सोर्स इज सेड टू बी कोहेरेंट इफ द फेज डिफरेंस रीचिंग एट ए पॉइंट P इज आइदर जीरो और ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दोनों वेव से एनर्जी या तो जीरो फेज के साथ आएगी या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ आएगी। तब उन दोनों सोर्सेज को इस पॉइंट के लिए क्या बोला जाएगा? कोहेरेंट सोर्स बोला जाएगा। और जहाँ पे ऐसा नहीं होगा उनको बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। कैसे? आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मैं इसकी इक्वेशन आ गई रिजल्टेंट की। ओके, तो अब इनका मैं क्या ले लूँ? यहाँ पे मैं इनका जब फेज डिफरेंस लूँगा तो किसके इक्वल आ जाएगी? तो मैं 2 - 1 करो प्यारे बच्चों, 2 - 1। तो क्या लिखूँ मैं? ओमेगा टी डेल्टा फाई किसके इक्वल लिखूँ? KX2 माइनस ओमेगा टी माइनस KX1। ओमेगा टी से तो ओमेगा टी कट जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा फाई किसके बराबर होगा? KX2 माइनस X1। और इस K की वैल्यू अभी मैंने बताया तो आपको 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स कर दूं, मान लिया ये दो सोर्स थे, ये P पॉइंट था, मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो मेरा X2 माइनस X1 जो डेल्टा एक्स लिखा हुआ है वो भी तो फिक्स हो जाएगा ना। तो अगर वो फिक्स होगा तो मेरा डेल्टा फाई भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे सोर्सेज, ऐसे द टू लाइट वेव सोर्सेज फॉर विच द फेज इज फिक्स्ड, द फेज इज कांस्टेंट फॉर एनी टाइम। किसी भी टाइम के लिए अगर मैं फेज को देखूं वो फिक्स रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे फॉर ए गिवन लोकेशन। किसी पार्टिकुलर लोकेशन के लिए फेज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एंड दैट कांस्टेंट इज इंक्लूडिंग जीरो। वो जीरो भी हो सकता है एंड अदर देन जीरो भी हो सकता है। बोलो बच्चों, ये आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है ना? जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अब बताओ मुझे,
अब बताओ मैं किसी भी टाइम पे देखूं, पहली बात मुझे ये बताओ डेल्टा फाई जो आया है ये क्या टाइम पे डिपेंड करता है? ये जो डेल्टा फाई ये जो आया है यहाँ पे, क्या ये टी पे डिपेंड करता है? ये टी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दोनों के दोनों लाइट सोर्सेज से कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। दोनों के दोनों सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सेम है, इसलिए टाइम पे डिपेंड नहीं करता उनका फेज। उनका फेज डिपेंड करता है केवल पोजीशन पे। किसकी पोजीशन? पार्टिकल की पोजीशन। अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स कर दूं तो जो मेरा फेज होगा, फेज डिफरेंस होगा, उस पार्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा फॉर ऑल टाइम। टाइम कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, पोजीशन फिक्स कर दी मैंने, तो मेरा डेल्टा फाई, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन ओनली। अगर उसको फिक्स कर दूँ तो ये मेरा फिक्स हो जाएगा, डेल्टा फाई भी फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सोर्स इस पोजीशन के लिए कैसे सोर्स बोले जाएंगे? कोहेरेंट लाइट सोर्स बोले जाएंगे। कैसे बेटा? कोहेरेंट सोर्सेज। चलो एक एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ मैं। y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस 30 एंड अनदर, ये कोई S1 सोर्स की वेव की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 30। अब बताओ प्यारे बच्चों, जब मैं इनके फेज का डिफरेंस लूँगा यहाँ पे तो क्या बनेगा मेरा? मान लो ये मेरी 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, तो अगर मैं इनके फेज का डिफरेंस लूँगा यहाँ पे तो किसके इक्वल आ जाएगा? बताओ, बोलो प्यारे बच्चों, किसके इक्वल आ जाएगा? ये मेरा फेज का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे। बल्कि मैं साथ में क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं प्लस के एक्स प्लस 30, ठीक है? बल्कि इसको हटा लो एक मिनट के लिए, के एक्स प्लस के एक्स। अब बताओ अगर मैं इनका डिफरेंस करूँगा मैं, ये मेरे सोर्स S1 से वेव आ रही है, ये मेरे सोर्स S2 से वेव आ रही है। अगर दोनों की डिस्टेंस x है, दोनों सोर्स से अगर मेरी डिस्टेंस कितनी है? सेम डिस्टेंस है, तो डिफरेंस कितना आएगा? बताओ, डेल्टा फाई तो 0 आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों लाइट वेव उस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए जहाँ पे x1 इक्वल टू x2 किसके बराबर होगा? x के, तो मेरा कितना फेज डिफरेंस होगा? 0, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा पाथ डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट के लिए ये दोनों के दोनों सोर्स कैसे बोले जाएंगे? कोहेरेंट सोर्स बोले जाएंगे। या एक एग्जांपल और ले लो इसका, कैसे? y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 30, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 60। ये वेव का इनिशियल फेज है, ये वेव का इनिशियल फेज है। दोनों पॉइंट की डिस्टेंस देखो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये S1 है, ये S2 है, यहाँ से भी x दूरी पे, यहाँ से भी x दूरी पे, ये P पॉइंट था। अब बताओ, इसकी जो वेव थी ना S1 सोर्स की, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी ना, वो ये इक्वेशन है। 30 डिग्री इज द इनिशियल फेज। टाइम 0 पे कितना फेज है उसका? 30 डिग्री। और S2 के लिए कितना फेज है? 60 डिग्री। जब ये दोनों यहाँ पे पहुँचेंगी तो इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए कितना फेज डिफरेंस होगा? इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? बोलो यार, डेल्टा फाई कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो। तो ये दोनों के दोनों, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में क्या रहेगा? डेल्टा फाई कितना रहेगा? 0 रहेगा। इनके लिए कितना रहेगा? डेल्टा फाई कितना रहेगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन को सबमिट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। टू और मोर लाइट वेव सोर्सेज इज सेड टू बी कोहेरेंट if energy reaching from both of sources at any journal point P in 0 phase difference और a constant phase difference। दोनों सोर्सेज से एनर्जी आएगी, उनकी एनर्जी के पहुंचने का इस P पॉइंट पे या तो फेज डिफरेंस 0 होगा या कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तब वो दोनों के दोनों सोर्स इस पॉइंट के लिए कैसे सोर्स बोले जाएंगे? कोहेरेंट सोर्स बोले जाएंगे। ऐसे सोर्स जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या जिनका फेज टाइम पे डिपेंड न करे, केवल पोजीशन पे डिपेंड करे। पोजीशन को फिक्स कर दूंगा तो फेज भी सेम हो जाएगा।
हाँ, अगर पोजीशन चेंज कर दूंगा तो मेरा फेज है वो चेंज हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फेज क्या रहना चाहिए, सेम फिक्स रहना चाहिए। उन सोर्सेज को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। अब दूसरा आता है इनकोहेरेंट। दूसरा क्या आएगा प्यारे बच्चों, इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज। वो क्या होते हैं, इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, ऐसे सोर्सेज जहां से एनर्जी किसी भी कॉमन पॉइंट पर, जिनका फेज टाइम के साथ भी वेरी करेगा और पोजीशन के साथ भी वेरी करेगा। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरी एक इक्वेशन है, ये मेरी एक इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक वेव की, बट इस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ω1, इसकी कितनी है, ω2। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बोलो एक बार, y1 = a1 sin ω1t + kx, y2 = a2 sin ω2t + kx। अब यहाँ से दूरी कितनी है, x1, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, x2। तो यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो वही सेम y नेट किसके इक्वल होगा, y1 + y2। अब इनका एक बार फेज लिख के बताओ। इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, इस वाले सोर्स से बताओ मुझे। y1 = क्या लिखूँ, a1 sin ω1t + kx1। मैं इस वाले के लिए इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ तो x1 इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। y2 क्या लिखूँ, a2 sin ω2t + kx2। बताओ भाई बच्चों, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इसका जब डिफरेंस लोगे आप तो डेल्टा फाई किसके बराबर आएगा, बताओ प्यारे बच्चों, दिस माइनस दिस, तो ω2 - ω1 × t + k × x2 - x1। अब बताओ मुझे, अगर मेरा टाइम चेंज करेगा, एनर्जी आ रही है, सिंपल हार्मोनिक वेव आ रही है, तो टाइम के साथ उसका फेज चेंज कर रहा है। अगर टाइम वेरी करेगा तो भी फेज चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करूंगा तो भी फेज चेंज करेगा। कोहेरेंट वाले केस में ये वाला फैक्टर 0 था, क्योंकि ये दोनों इक्वल होती हैं, कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दोनों के दोनों सोर्सेज की। ये डिफरेंस 0 आ जाता है, इसलिए कोहेरेंट सोर्स में फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करता, केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है। बट जिन वेव में फेज है वो टाइम के साथ, पोजीशन के साथ साथ अगर टाइम पे भी डिपेंड करता है, सच लाइट वेव सोर्सेज इज सेड टू बी इनकोहेरेंट इन नेचर। क्योंकि यहाँ पे अगर t वेरी करेगा तो मेरा डेल्टा फाई वेरी करेगा, और डेल्टा x वेरी करेगा, मतलब अगर x2 - x1 यानी कि लोकेशन को चेंज करूँगा, अगर इनको वेरी करूँगा तो भी मेरा डेल्टा फाई क्या होगा, वेरी करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे फेज भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ओमेगा वाला फैक्टर भी, मतलब इनकोहेरेंट वेव के केस में जो फेज डिफरेंस होता है वो टाइम के साथ भी डिपेंड करता है और लोकेशन के साथ भी डिपेंड करता है। अगर वो लोकेशन को फिक्स कर भी दूंगा ना तो भी टाइम तो वेरी करेगा, तो टाइम के साथ साथ उसका फेज वो वेरी करेगा। और ऐसी वेव को किसी भी पी पॉइंट के लिए हम कैसे सोर्स बोलेंगे, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स बोलेंगे। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 1 सेकंड में अपने 50 साइकिल पूरे करती है वो साइनोसाइडल। ठीक है, तो करंट की वैल्यू 1 सेकंड में 50 बार 0 होती है। बोलो प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में 100 बार 0 होती है करंट की वैल्यू। तो बताओ, तो लाइट बल्ब है ना, वो क्या हो रहा है, वो 100 बार बंद होता है, 100 बार जलता है। तो इसका मतलब तो हमें सिर्फ वो ग्लो ही होता दिखाई देता है, हमें बंद होता हुआ दिखाई नहीं, क्योंकि वो इतना फास्ट एक्शन होता है, टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी इतनी फ्रीक्वेंटली वेरी करती है, हमारी जो आई सेल है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती। इसलिए डेली लाइफ में जितने भी सोर्स हमारे आसपास होते हैं, लाइट सोर्स, हमें केवल उनकी चमक दिखाई देती है। तो वो कैसे सोर्स है, कोहेरेंट की इनकोहेरेंट? तो इनकोहेरेंट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में जितने भी लाइट सोर्स हैं और उनसे लाइट हम तक पहुंचती है, तो वो कैसे सोर्स होते हैं? क्योंकि केवल हमें वहाँ पे मैक्सिमा दिखाई देगा, मिनिमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी फास्टली चेंज कर रही है टाइम के साथ, हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे।
बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर मैं साउंड वेव की बात करता हूँ तो जो बीट का टॉपिक है ना, बीट फ्रीक्वेंसी, वो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब लाउड साउंड हमें कब सुनता है। बीट फ्रीक्वेंसी, द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एट ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड पे मैक्सिमा बनने का फॉर्मेशन 10 या 10 से कम बार है तो हमें वो साउंड सुनाई देगा, अदरवाइज हम उस साउंड को सुन नहीं पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, साउंड वेव में जो बीट का टॉपिक है वो इनकोहेरेंट सोर्स को लेके बताया जाता है। उसकी कंडीशन होती है जब हमारे साउंड वेव के सोर्स कैसे होंगे, इनकोहेरेंट होंगे, तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी का टॉपिक हम समझ सकते हैं, अदरवाइज उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। द एनर्जी सोर्स शुड बी इनकोहेरेंट इन नेचर। और अगर लाइट वेव की बात करता हूँ तो जितने भी लाइट सोर्स होते हैं वो सारे के सारे इनकोहेरेंट होते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। और कोई भी सोर्स इस नेचर के अंदर परफेक्टली कोहेरेंट, 2 लाइट सोर्स, 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। तो सिर्फ कोहेरेंट कैसे बोलते हैं, तो किसी एक सोर्स से 2 कोहेरेंट सोर्स बनाए जाते हैं, कुछ कंडीशंस को फॉलो किया जाता है। लेकिन 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, एक सोर्स से 2 सोर्स बनाए जा सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये था प्यारे बच्चों कोहेरेंट और इनकोहेरेंट लाइट सोर्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये तरीका समझ में आता है तो, ठीक है। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना और मन लगा के तैयारी करो प्यारे बच्चों, समझ के चलो, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। बस मन लगा के तैयारी करो। थैंक यू सो मच।